अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम आज बड़ा अहम है। कराची के मसाइल पर बात होगी, मसला पानी का हो, कचरे का हो, लोड शेडिंग का हो, इस गर्मी के अंदर शदीद तरीन लोड शेडिंग का हो। कराची के हुकूक के हवाले से पाक सरज़मीन पार्टी ने कुछ जद्दोजहद करी, धरने दिए, मार्च किया, उससे हासिल क्या हुआ, कराची की सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा। मेरे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब सरबराह पाक सरज़मीन पार्टी प्रोग्राम में मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आज ही के दिन, क्योंकि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के हवाले से की है, बजट के कुछ की फीचर्स सामने रखते हुए लोगे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने 24% एजुकेशन बजट में अनाउंस किया है कि इजाफा होगा पिछले साल के मुकाबले में। 1 ट्रिलियन स्पेंडिंग होगी, टैक्स फ्री बजट होगा, सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है। और इस बजट के अंदर स्पेशल पैकेजेस रखे गए, लाड़काना, सक्कर और इसके अलावा हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन के लिए, कराची के लिए जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने फिगर सुनी वो क्या 20 अरब रुपए सगीर अहमद साहब ने कोट किया। सर क्या आपको लगता है इलेक्शन ईयर में फॉर कराची दिस इज द राइट बजट मुस्तफ़ा कमाल? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। और कराची में आप देखें जिस तरह से पूरे पंजाब को शिकायत रहती है कि सारा पैसा निकाल कर जो है वो लाहौर में लगाया जा रहा है। हाँ? और कराची में कोई पैकेज नहीं दिया है इन्होंने। 20 अरब रुपए का बजट रखा है, मुख्तलिफ शोबे में उन्होंने पैसे डाले और ये कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में ज़ेरे वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितना पैसा रखा भी गया है सिंध में और सारी चीज़ों में, इन्होंने लगाना नहीं है। आप देखें कि पिछले 2012 से 2017 तक, सिर्फ एक मिसाल दूँ आपको मैं, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन पे 906 अरब रुपए खर्च किए। 906 अरब रुपए अपने खातों में खर्च कर दिए। 9 डिस्पेंसरी और 9 स्कूल आप नहीं दिखा सकते। तो ये टोटल फ्रॉड है। 10 सालों से सिंध हुकूमत लूट रही है। आप इनका अहाता 10 सालों का करें। 10 सालों में आप देखें कि सिंध जब ये आए थे, हमें इससे पहले भी रहे, अभी पिछले 10 साल की तो भाई किसी शराकत के बगैर हुक्मरानी रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। ये 10वां बजट पेश किया है ना उन्होंने, 5 साल एक और 5 साल। सिंध के हालात जो है वो 10 साल पहले अच्छे थे, सिंध के हालात आज अच्छे हैं। ये देख लें, पानी जो है वो पहले ज़्यादा लोगों को मिल रहा था, दवा पहले ज़्यादा लोगों को मिल रही थी, सेहत स्कूल ज़्यादा पहले बेहतर थे, बच्चे पहले ज़्यादा मर रहे थे भूख और प्यास से। अब जाते हुए मई के महीने में, इस महीने में 135 बच्चों की डेथ हुई है थरपारकर में। कोई पूछने वाला नहीं। घर के लिए कोई पैकेज भी मैंने नहीं देखा बजट में। लेकिन मुझे साहब, मैं आपको जिस तरह मैं समझता हूँ, आप एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, जितना मैंने आपके बारे में समझा सुना है, सर प्रैक्टिकल अप्रोच मैं अगर मुस्तफ़ा समझता हूँ, मेरी राय है नाक़िसी, और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि MQM जैसे है, उन्होंने एक शेडो बजट फेडरल पेश किया एज ए शेडो बजट। मैं आपके साथ बैठा होता और आपकी कोई उस शेडो बजट आप लोग पेश करते PSP वाले, तो हम उस पर बैठ के सुबह सिंध और वफाक के बजट को डिस्कस करते कि आपकी पॉलिसी इकोनॉमिक ये होनी चाहिए थी जिसके जरिए आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये टारगेट्स अचीव करते हैं। तो दैट वुड बी मोर प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल नहीं होता, लेकिन मोर प्रैक्टिकल होता मुसलमान। अच्छा नहीं, देखिए शेडो बजट MQM ने पेश किया, उससे क्या हो गया? ये तो MQM का ये एक और लॉलीपॉप है भाई। आप पीपल्स पार्टी ने भी पेश किया जी नहीं, पीपल्स पार्टी वफाकी सतह पर, उससे क्या हुआ? सिर्फ एक गिमिक्री के अलावा क्या है? ये तो लोग पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं खुद से। आप सिस्टम ही आपका ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं बजट पेश करने के बाद भी, बजट जो पेश होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट करें एजुकेशन की बात कर ले, 43,000 स्कूल हैं। 43,000 स्कूल सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट के तहत चला रहे हैं। सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। 43,000 स्कूल को एक वज़ीर आला और एक वज़ीर तालीम कैसे देख सकता है? हम ये कह रहे हैं कि भाई बजट तो एक तरफ, इसको पहले डिवॉल्व करो, टाउन लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे लेकर जाओ, और ये इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर पैसे दो जाकर, जहाँ से वो खर्च करेंगे। अस्पताल 17,000 से ज़्यादा हैं, डिस्पेंसरीज और ये सारे मिलाकर। ये पैसा कैसे खर्च होगा? 906 अरब रुपए में मैंने आपको बताया कि 906 अरब रुपए तो उन्होंने खर्च कर दिए 5 सालों, 2012 से 2017 में। मुझे एक 9 डिस्पेंसरी और 9 स्कूल बताएं। इसको भी अस्पताल को आप नीचे लेकर जाएं, टाउन लेवल पे, यूनियन, और ये पैसे बजाय कि वज़ीर आला और उसका सेक्रेटरी खर्च करे, ये हेल्थ मिनिस्टर खर्च करे, वो नीचे जाकर। हम बात कर रहे हैं, हम यही तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। शेडो बजट जो है वो कागजों का गोरख धंधा है। ये दुनिया में आलमी सतह के ऊपर बड़ी बड़ी जमहूरियतों के अंदर प्रैक्टिस होती है, उसको डिस्कस किया जाता है, उसके मेजर्स को। आप बिल्कुल सही, पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है। बड़ी बड़ी जमहूरियत आपने खुद कह दिया। जो मैं ये सुनना चाहता था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के बजट में सिंध के लिए बजट होता तो क्या होता, फेडरल के लिए बजट होता तो क्या होता, यानी पाक सरज़मीन पार्टी का बजट क्या होता अगर वो चाहते मुल्क के लिए बेहतरी होती है, डेवलपमेंट होती तो क्या? असेंबली में नहीं हूँ ना मैं, तो जो है वो अपनी कोई पार्टी तो असेंबली में नहीं है अभी। तो मैंने पहला भी इलेक्शन नहीं लड़ा है ना अभी तक।
तो जब मैं शायद जब मेरी पार्टी इलेक्शन में हो और कभी ओपोजिशन में हो तो फिर ये वाले काम करेंगे। अभी तो मेरे पास ओपोजिशन, मेरे पास जो है वो सीटें नहीं है, या मैं तो इलेक्शन में नहीं गया हूँ, तो कोई आम नॉर्मल पार्टी तो शैडो बजट नहीं बनाती। और मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि देखें, अगर आपने सिस्टम ठीक नहीं किया, आपने डिवॉल्व नहीं किया, तो आप कितना अच्छा बजट इन लोगों के हाथों में बना के दे देंगे, वो उसके ऊपर अमल दरामद। तो हम बेसिकली जो पाक ज़मीन पार्टी मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, बता रही है कि जो सारा पैसा है ये किसी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, चंद मिनिस्टर्स का नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। इसको नीचे ट्रिकल डाउन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप मुल्क में रियल तरक्की और रियल करप्शन का रुकना नहीं देख सकते। सही। 906 अरब रुपए की आपने जिस तरह बात की कि फंड्स हैं तो किधर गए, अब ये इन पर्टिकुलर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, नैब ऑर्डिनेंस के तहत बड़े मुकदमात बन सकते हैं अगर 906 अरब रुपए के मामला किधर गया, फंड किधर नहीं आया। लेकिन सर मेरे हाथ में ये नोटिस जो है, ये वो नोटिस है जिस पे आपको समन किया था नैब ने सी शेल प्लॉट्स के बारे में, और इस प्लॉट ये नैब ने आपको समन किया था 906 अरब रुपए पे, तो मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी है। अब आपने एमलगेमेशन ऑफ स्कीम है ये सी शेल प्लॉट्स की, इसके ऊपर समन किया, आपने बयान दिया, मैंने उसके बाद जो आप निकले 2.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद, उसके बाद क्या हुआ? समन हुए आप नैब में दोबारा, या नैब तसल्ली हो गई आपके इंटरव्यू के बाद नैब को, या क्या आगे कोई इस पे बात? नहीं, नैब ने मुझे जो पहला लेटर तो भेजा जब मैंने अपना धरना खत्म किया है। मैंने 24 तारीख को धरना खत्म किया, 26 तारीख को मेरा पहला लेटर आया, एक हुआ। फिर 14 मई को मैं हासिल, फिर उसके बाद 14 मई को मेरी रैली थी, 15 मई को मुझे दूसरा लेटर आ गया। तो एक तो इन डेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो 2006 का ये इशू है, कई इन्होंने उठाया है। और ये जो इस पे इवन के जो आप डिटेल पढ़ेंगे तो दे वांट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन एज अ विटनेस नॉट एज एन एक्यूज्ड। तो मैंने जाके जो बात कहनी थी, बतानी थी उनको, जो मैंने बताई उनको। 11 साल के बाद मैंने उनको बातें बताई कि क्या था क्या नहीं था, सारी चीज़ें जो है वो गलत हैं और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एमलगमेशन वाली कोई चीज़ नहीं हुई है। और टीवी और उस पर तो चली गई जी, मुस्तफ़ा कमाल को प्लॉट देने के हवाले से बुला लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल के पास इख्तियारात ही नहीं थे, हमने कोई 1 इंच भी ज़मीन किसी को बेचने के इख्तियारात ही नहीं थे मेयर के पास। तो ये केस ही नहीं है ये वाला, ये कोई एक जगह है, कोई एक प्लॉट है जिसके ऊपर सिटी गवर्नमेंट ने हमारे ज़माने में पार्ट प्लान जो है वो उसकी जो ओनर है, प्राइवेट ओनर है उसका, उसके कहने पे, उसकी डिमांड पे, उसके रिक्वेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स उन्होंने जो है पार्ट प्लान विदड्रॉ किया है। इसलिए कि वो एक ज़माने में 1982 में एक क्लिफ्टन में एक प्लॉट है जिसको हुकूमत ने 11-11 फीट के, उस ज़माने में केडी ने 11-11 फीट के प्लॉट बांट दिए थे। 400 नहीं 198। ये 400 की सारी कहानियाँ जो टीवी और मीडिया की कहानी, 198 198। अच्छा, वो प्राइवेट हो गई जगह वो, और उसको किसी प्राइवेट आदमी ने एक करके वो सारे प्लॉट खरीद लिए। यानी एमलगमेशन का मतलब ये कि उसको उन्होंने मर्ज करके फिर बेचा आगे? नहीं, आप इसकी डिटेल अगर इसी के ऊपर प्रोग्राम करना तो मैं इसको डिटेल बताता हूँ। एक प्लॉट था गवर्नमेंट का, बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट था। 1982 में जो वो तमाम जो हॉकर्स को उठाए होंगे उन्होंने, तो 11-11 फीट के इन्होंने गज के उन तमाम 198 लोगों को वो प्लॉट दे दिए। ठीक है, वो प्राइवेट हो गई जगह, बेच दीजिए प्लॉट, बेच दीजिए। वो किसी आदमी ने एक करके वो सारे प्लॉट खरीद लिए प्राइवेट। आप जब प्राइवेट आपकी जगह है, कोई प्राइवेट आदमी खरीदे तो आप उसको नहीं रोक सकते ना उसको। आप तो गवर्नमेंट की जगह नहीं है वो, गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट नहीं किया। उस आदमी ने फिर जो है वो आकर कहा कि जिस पर्पस के लिए प्लॉट पहले था, पहले ओरिजिनल, मुझे इस ओरिजिनल पोजीशन पे बहाल करता, मैं इसका ओनर मैं हूँ। अच्छा, टोटल इतनी बात। सही। अब मतलब उसके बाद वर दे सेटिस्फाइड, उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ा? मतलब आई थिंक दे शुड बी मोर देन सेटिस्फाइड। ठीक है, लेकिन सर ये जो जब बात प्लॉट्स की होती है, मैं यानी आपने कहा अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होती, इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर सिंध हुकूमत जो है, जब भी मैं मेयर कराची और सिंध के वजीर बल्दियात को देखता हूँ तो एक आपस में बहस हो रही होती है। तो अगर वो कहते हैं कि जैसे बहरिया टाउन वाले मसले का, सीवरेज लाइन का जो बहरिया पार्क का मसला था जो सिंध हुकूमत ने दिया था, तो उन्होंने कहा जी पहले आप उन पार्कों पे जहाँ आपने चाइना कटिंग कराई है, वसीम अख्तर साहब को वजीर बल्दियात कहते हैं, उनके पहले कब्जे खत्म कराएं, फिर आप हमें बोलिएगा जो हमने अगर गलतियाँ की तो हम उन्हें सही करेंगे। अदला बदली का मामला सर, तो ये आपको लगता है ये चाइना कटिंग, ये तमाम मामला ये सब सियासी पार्टीज के दरमियान ही थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी एमके में एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है? देखिए सब ये पार्टनर्स इन क्राइम हैं। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी की चोरी पकड़ने जाए तो बोलो भाई तुमने भी तो चोरी कर रखी है। यही बात है, ये आपस में भाई तुम हुकूमत में हो ना, अगर किसी ने चोरी कर रखी पकड़ो यार उसको जाके। तुम किसी को क्यों बोलते हो? जब तुम्हारी चोरी पे कोई हाथ डाले, कोई कहे तो तुम कहोगे भाई फलां ने चोरी कर रखी, ये क्या बात? भाई आप हुकूमत वक्त हो, आप करोगे ना जो एक्शन है,
तो हुकूमत करेगी ना जो एक्शन, अगर कहीं पर गलत कोई चीज हुई उसको जाकर आप बिल्डोज कर दें, तो आपका काम बयान देना नहीं है। लेकिन ये आपस में बयान देके दूसरे को तुम्हारी है दोनों चोर हैं। अच्छा, एक और मसला, क्योंकि मैं बजट की बात की थी आपसे, आपने अभी डिटेल में बताया, ये वो खत है जो मुराद अली शाह साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा। अच्छा, इस खत में मुराद अली शाह साहब ने रमज़ान के शुरू में कराची में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मा वफाकी हुकूमत पर इस तरह डाला कि जो जाम शोरो लाइन, ये स्क्रीन पर हम दिखाएंगे अभी, जो जाम शोरो की लाइन है, ट्रांसमिशन हाई ट्रांसमिशन, इसके अंदर टेक्निकल नुक्स हैं जिसकी वजह से कराची के शहरियों को लोड शेडिंग सफ़र करनी पड़ती है। सर, बजट में भी जिक्र ये हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट कट कर रही है कराची की या सिंध की इलेक्ट्रिसिटी। वफाक रिस्पॉन्सिबल है इसका आपके नज़दीक? नहीं, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल सिंध है। सिंध यहाँ पे अगर वो वफाक करी तो उसके बजट में से तकरीर करके एडवोकेसी करनी है, पूरे फिर साल भर जो वो सोते रहना है, कुछ और काम नहीं करना। अब इनको कब पता चला कि वफाक के काम करी, तो उसके लिए सिंध हुकूमत ने किया क्या? भाई आप हैं कस्टोडियन ना सिंध के, जो वज़ीर आला हैं, तो वज़ीर आला ने कितनी दफ़े बजट स्पीच में बात करेगा और उसके बाद जो वो बस कहानी खत्म हो जाएगी, लोगों को बिजली मिल जाएगी? नहीं, ये जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। अगर वफाक में ज्यादती करी तो सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से ज्यादती कर रही। ठीक है, अच्छा, यानी अल्टीमेट रिस्पांसिबल, सोली रिस्पांसिबल सिंध गवर्नमेंट। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक मुस्तफा कमाल साहब से मजीद सवालात होंगे कराची की सियासत के ऊपर और इनके मुस्तकबिल के लाएमल के ऊपर। ये हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या करने जा रहे हैं उन 16 नुकात को लेकर। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने निहत्ते लोगों पर, ख़वातीन और बच्चों के ऊपर किस तरह से शेलिंग की गई, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरीके से जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहे हो, आप देखना बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे। मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में। आज दुनिया भर के लोगों ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची की एक गली में फैला दिया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मुस्तफा कमाल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सियासी सूरत हाल पर आते हुए मुस्तफा कमाल साहब, यानी ये अब सुनते हैं तनकीद, चलो जी मुस्तफा कमाल पर तनकीद होती है, इस्टेब्लिशमेंट वाली तनकीद, ये तो आप सुनते रहोगे। ये जरदारी साहब ने जो बात की अभी कि मैं पार्टी नहीं मानता पीएसपी को, सर ये मतलब आउट ऑफ एनी रिएक्शन था या इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कि उन्होंने आपको बिल्कुल माइनस करके डिस्क्रेडिट कर दिया कि इट इज नॉट अ पार्टी इवन? मतलब ये इन्होंने किस तरह से ये बयान भी खैरबतूंगा में दिया इन्होंने, किस तरह आपने इस तनकीद को सुना? ये नई चीज़ है आपके लिए क्या? नहीं, आई थिंक जरदारी साहब की परेशानियाँ से जो है वो झलकती हैं कि उन्होंने हमें कितना सीरियस ले रखा है और उनको सीरियस लेना भी चाहिए। और डेफिनेटली इस वक्त अगर सिंध में आवाम के इशूज़ के ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा है जेन्युइनली तो वो हम हैं, और जरदारी साहब को इस पर तकलीफ होगी और हो रही है उनकी पूरी तमाम लोगों को। जब भी तो हमारे मासूम औरतों पे, बच्चों पे जो पानी मांगने निकले थे उनके ऊपर उन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया, शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, लोगों को गिरफ्तार किया। तो जरदारी साहब का ये कहना और उनकी परेशानी में आना, उनको तकलीफ़ होना समझ में आती है बात, इसलिए कि उन्होंने तो MQM थी यहाँ पर, उन्होंने उनको पार्टनर इन क्राइम बना लिया अपने साथ, और वो रावी चैन लिख रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते नहीं हैं। हर चीज़ पे जो है वो अपनी वो कह रहे मुफाहमत की पॉलिसी है सारी, इसलिए कि उन्होंने अपने अपने ठेके पकड़ रखे हैं, अपनी चीज़ें पकड़ रखी हैं। यहाँ पर उनको लगा कि भाई अब तब जब उन्होंने पूरा सिंध फतह कर लिया कि उनके आगे बोलने वाला नहीं है, ये कौन सी जमात, कैसे लोग, किस तरह लोग उनके साथ लोग खड़े हो गए हैं, होते चले जा रहे हैं, तो उनको इस वाली बात पे परेशानी है। मैं समझता हूँ वो जायज़ है उनका परेशान होना, लेकिन हमें जो काम करना है हम अपना काम करते रहेंगे। सही, उन्होंने PTI पे उधर बैठ के तनकीद की थी, खैर वो उनकी पॉलिटिकल अपनी सियासी होती। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ जलसे किए थे सुबह सिंध में, ठट्टा में, सजावल में आकर, तो पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो, निसार खोड़ो इधर से बयान आते थे, लेकिन जरदारी साहब से मैंने नहीं सुना कि वो इस तरह बोल दें कि नवाज शरीफ है ही नहीं कुछ, या इस हद तक मैंने सुना नून लीग ने बोला कि लियारी में जो है इस पर वो शेर धाड़ेगा, शेर की हुकूमत आएगी लियारी से भी, तो भी कोई रिएक्शन। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ये सुनकर मुझे शौक हुआ, या पॉलिटिकल स्टार्ट आप कह रहे हैं कि वो आपसे घबराए? नहीं, वो डेफिनेटली मुझे तो जो वो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू अस ना, कि जो वो कि ही इज वरीड, डेफिनेटली दैट शोज हिज वरी कि वो हमें कितने परेशान हैं। उनको देखिए जेन्युइन चीज़ होती है जहाँ पर जेन्युइन उनको पता है कि हमसे डील हमें हमारे पास को रहमान मलिक नहीं भेज सकते, उनको पता है अल्ताफ हुसैन नहीं है, उनको पता है कि एक कॉल पे जो वो सारा कुछ पहले तो जो सब अच्छा हो जाता था सारा। तो वो वज़ीर आला को भी अल्ताफ हुसैन बहुत याद आता है, मुझे कहते अल्ताफ हुसैन, बेसिकली उसको अल्ताफ हुसैन याद आ रहा है। अल्ताफ हुसैन 2 बोला नहीं, उसको बेसिकली उनको अल्ताफ हुसैन याद, अगर अल्ताफ हुसैन 2
मुझे बनने के लिए तो भाई बहुत सारी शराब पीनी पड़ेगी, रात को फिर गालियाँ बकना चाहिए, फिर मैं आर्मी को गाली बकूँ, फिर मैं कौमियतों को गाली बकूँ, फिर मैं जो वो सुबह माफ़ी मांगूँ, उसके लिए तो फिर मुझे करना पड़े। तो अल्ताफ़ हुसैन 2 तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ, नंबर 1, और अल्लाह ना करे। नंबर 2 ये कि लेकिन उनको बहुत याद आ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन, इसलिए याद आ रहे हैं कि वो देखिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था यहाँ पर, ज़रा सी कोई हिलजुल होती थी, एक रहमान मलिक की कॉल जाती थी और पता नहीं क्या कुछ जाता था रहमान मलिक के साथ, और अल्ताफ़ हुसैन बिल्कुल 10 सालों से खामोश थे, उनके मिनिस्टर थे, उनके गवर्नर थे। ये शहर जो लूटा है आज, जिसके लिए हम बाहर निकल रहे हैं, ये एक दिन में तो नहीं हुआ सारा, ये तो साल की कहानी है। और सब लोग ये सब इक़्तिदार में थे, सारे लोग पार्टनर्स थे, क्राइम थे, इनका गवर्नर था, इनके वजीर थे, 2008 से 2013 तक तो बिल्कुल मिनिस्टर्स रहे हैं। फिर 2013 में दोबारा गवर्नमेंट में चले गए, 2016 में जाकर 17 में जाकर इनको लात पड़ी है, 2015 में जाकर लात पड़ी, सॉरी। तो इनको डेफिनेटली जरूर याद आ रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन होते, रहमान मलिक होते, तो फिर यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला फिर कोई नहीं होता। तो मैं अगर अगला सवाल के फारूक सत्तार साहब इस वक्त वो किधर खड़े हैं अपोजिशन के, यानी पीपल्स पार्टी के लिए पीएसपी अगर है एज ए अपोजिशन थ्रेट वो समझ रहे हैं, या फिर उसको एज अ अपने ऊपर थ्रेट ले रहे हैं एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट, तो वाई नॉट एमक्यूएम जो कि इस वक्त सिंध असेंबली में भी है, मुतारिक भी है, हम देखते हैं तकरीरें वगैरह भी करती है, और अभी लोड शेडिंग के मसले पर जमात इस्लामी का उनकी भी तरफ से आवाज़ उठी थी, तो वो फारूक सत्तार को सीरियस एमक्यूएम को नहीं ले रहे, वो आपको सीरियस ले रहे हैं, वो तो असेंबली में भी हैं, वो असेंबली में वो पूरे पाकिस्तान भर की असेंबली में है, तो उनको कोई सीरियस नहीं लेगा। बैगेजेस हैं उनके साथ इतने सारे बैगेजेस हैं। इंसान अपने कैरेक्टर से सीरियस जो है वो लिया जाता है, अपनी तादाद से, अपनी जो है वो बॉडी से सीरियस नहीं लिया जाता। इन लोगों के जो आज अमाल हैं, सारी चीज़ें, तो वो फिर वो इसलिए सीरियसली कि वो मैंने खुद बता रहा हूँ कि भाई तो रहे हैं, अगर लोगों के ओपोजिशन लीडर के शादी हॉल टूट रहे होंगे और ठेके ले रहा होगा, तो और ग्रीन बेल्ट पर जो है वो अपार्टमेंट खड़ा कर रहा होगा, तो वो कैसे हुकूमत उसको सीरियस लेगी? तो जुड़कर मिलकर काम कर, लोगों को लूटा, इन्होंने मिलकर लूटा सब। सही। अच्छा, कुछ मंसूबे इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब, जिसके अंदर K4 है, जिसके अंदर K4 के बारे में मैं इतना सर्टेन नहीं, लेकिन लियारी एक्सप्रेस वे जिसके बारे में गवर्नर ने, या खुद मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को शायद उसकी ओपनिंग हो, 2017। फिर फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ग्रीन बस प्रोजेक्ट की बात है, इस वक्त कराची हैदराबाद मोटरवे की बात है। तो आपने वफाक का बजट, मैंने सिंध पे बात करी, तो बड़ा नाइंसाफी होगी कि वफाक के बजट पे मैं बात ना करूं। ग्रीन बस के लिए उन्होंने रखा है कंपोनेंट, तो आर यू सेटिस्फाइड विद द फेडरल गवर्नमेंट बजट, उन्होंने जो फंड्स प्रोजेक्ट को करा है? हाँ, नहीं, वफाक के जो इनकी कैपेसिटी है स्पेंड करने की, उस हिसाब से तो वफाक ने तकरीबन 23-24 अरब रुपए रखे हैं। उन्होंने 9 अरब 6 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए उन्होंने K4 के लिए रखा है, जो कि मैं नहीं समझता कि ये इवन खर्च भी कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी नहीं है, खर्च नहीं कर पाएंगे ये, मैं समझता हूँ उनकी कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की। जो जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, ये पैसा जो है लैप्स होगा। लेकिन वफाक ने अपना पूरा पैसा इसमें रखा है, ग्रीन बस के भी उन्होंने पैसा रखा था। मैं समझता हूँ वफाक के प्रोजेक्ट तो इस वक्त जो है ठीक जा रहे हैं, जो उन्होंने अनाउंस करके। लेकिन वफाक का सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट के ऊपर कराची को पैसा दे देना नहीं, इसको आकर यहाँ की ओनरशिप लेनी चाहिए, वफाक को बैठना चाहिए, इशूज मालूम करने चाहिए। वफाक को K4 फेज 2 की अनाउंसमेंट अपनी तरफ से कर देनी चाहिए कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, सिंध गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट भेजे। K4 जो वफाक ये पैसे दे रही है, इससे जो है लोगों के पानी का मसला हल नहीं होगा। सिंध के वज़रा से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ये K4 मंसूबे के बारे में जब भी बात होती है, कहते हैं अगर वफाक अपना फंड रिलीज कर दे तो पानी का मसला कराची का हल हो जाएगा। जब पानी के मसले को लेकर इसी हवाले से वाटर कमीशन में भी आप गए हैं, आपने जाके बयान वहाँ पे भी दिया है। एक मसला तो ये है कि पानी मिले और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में निज़ाम हो, दूसरा क्योंकि उसमें सेनेटर सफदर अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, सियासी लोग 3-4 ही मैंने देखे जो गए हैं, जिन्होंने जाके आप बयान वहाँ पे रिकॉर्ड कराया था वाटर कमीशन में, उसकी कॉपी भी मेरे पास है उस रिपोर्ट की जिसके अंदर आपका बयान है। सर, तो दूसरा मसला है कि साफ पानी मुयस्सर हो, ये जहर जो हम पी रहे हैं ये मुयस्सर ना हो, ये ना मिले हमें सर। तो उसके लिए क्या ये K4 का मंसूबा काफी होगा, इसका फेज 2, या फिर उसके लिए कुछ और इमेजिन करना पड़ेगा? K4 में भी फिल्टर प्लांट और सारी चीजें, जब K4 फेज 2 भी आएगा उसका पूरा पैकेज है। अच्छा। उसमें जहाँ पर ये आएगा टर्मिनेट होगा, वहाँ पर फिल्टर प्लांट्स होंगे, फिल्टर इसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी, और उसके बाद डेफिनेटली ये पानी जो है मिला, इसका जो भी मंसूबा बनाया जाए उसके साथ इसकी इस पानी को ट्रीट करने का, फिल्टर करने का मंसूबा इसके साथ इनबिल्ट होता है। सही, इनबिल्ट, यानी उसके बाद ये मसला भी साथ साथ इसके हल हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम बात, क्योंकि पानी की बात की है तो कराची का दूसरा मसला लोड शेडिंग का है। मैंने अभी आपसे पूछा था, आपने कहा कि वफाक नहीं बल्कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ऊपर आप लोगों ने बुक करने को कहा है कि इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव को CEO के खिलाफ FIR काटने 100 अरब रुपए का गबन किया उसने, कि इलेक्ट्रिक ने वो ओवर बिलिंग की है, पीक आवर्स के जो चार्जेस उन्होंने पूरे राउंड द क्लॉक लिए, और 100 अरब रुपए का, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नेपरा की रिपोर्ट है। 100 अरब रुपए का गबन किया है उन्होंने। और अभी भी चूंकि उनको ये बेचना था कि इलेक्ट्रिक को, इसलिए उनके अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स हाई दिखाने के लिए कि उसको बायर इनका अच्छा मिले कि इतना रेवेन्यू आ रहा है इनको,
इन्होंने इस चक्कर में ये जहाँ पर इन्होंने गबन किया और ये बड़ी ज्यादती की, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी FIR काटी जाए और FIR सिंध हुकूमत को काटनी चाहिए इनकी। सर, सिंध हुकूमत पर तो इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके जो सियासी सरबरा जो उनकी पार्टी के हैं, उनकी डील्स के साथ या उनकी कोई एग्रीमेंट है कि इलेक्ट्रिक में, या उनका कोई स्टेक है, ये वफाक इल्ज़ाम लगाता है और सिंध हुकूमत वफाक पर इल्ज़ाम लगाती है कि जी ये तो वफाक के अंडर आता है, एज ए रेगुलेटरी बॉडी नेपरा का काम है। रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन के अंदर रेजोल्यूशन आई, उनके पास एक पिटीशन आई, उसको उन्होंने डिसमिस करते हुए उसमें बाकायदा लिखा सिंध हाई कोर्ट ने कि ये जो अनडिस्क्रिमिनेटेड लोड शेडिंग कराची में होती है ये नहीं होनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि सिंध हुकूमत ये करेगी या वफाक को करना चाहिए? नहीं, वफाक को एंटर देखिए यार, ये सब लोगों को भाई लोगों को ही सोच, लोगों को करने का काम है, इन्होंने तो नहीं करना। नेपरा का काम नहीं है मतलब। देखो जी, ना सिंध हुकूमत करेगी ना वफाक करेगी, लोगों को डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। सही, इन्हीं को वोट देने, ये तो नहीं सुधरने वाले लोग हैं। सही, लोगों को इन्हीं को वोट देने, और जब तक वोट नहीं देने तो उनको निकलना पड़ेगा। ठीक है, हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, वरना बर्दाश्त करें, वोट का टाइम आएगा हम भी खड़े होंगे, वोट दें, इनको हटाएं, वोटों से हटाएं और फिर अपनी मुस्तकबिल को ठीक करें। ये लोग इन तिलों में तेल नहीं, ये तो पार्टनर्स इन क्राइम है दोस्त। आप खुद कह रहे हो कि इनकी सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई, अभी भी जो पार्टी अपने MNA MPs भेज रही है ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। बड़े बड़े चक्कर है, मैं भी बोलना ही नहीं चाहता कि इलेक्ट्रिक वाले। अच्छा, ये क्योंकि इससे पहले ब्रेक, इस के इलेक्ट्रिक वाले बात, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है इसके ऊपर, वो जेन्युइन है या वो भी इस पॉलिटिकल कॉज? नहीं, जमात इस्लामी ठीक है, आवाज़ उठा रही। मैं तो जगह एहतजाज करने वाले किसी पार्टी को मैं बुरा नहीं कहता भाई। अगर मैं कहता हूँ किसी भी नीयत से एहतजाज आवाज़ उठा रहा, आवाज़ तो उठा रहे हैं, आवाज़ उठानी है। तो आपका इरादा है, क्योंकि वो इस वक्त इस मामले पे एज फ्लैग बेरर के तौर पर आगे आ गए हैं। PTI पहले बड़ी सिंध असेंबली में डालते थे उनके MPs वगैरह रेजोल्यूशन, लेकिन वो भी पीछे रही। मतलब कि इलेक्ट्रिक के ऊपर स्पेसिफिकली जमात इस्लामी बहुत आगे आ गई है एहतजाज को हम लेकर। तो उससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं ना, हम तो हमारे पास तो 16 नुकात हैं हमारे पास। तो भाई हमने ही मुतालबा किया ना कि इलेक्ट्रिक के CEO के लिए FIR काटनी है, कोई और नहीं कर रहा। हमने, हमारे पास तो पूरी देखें, अगर बिजली आ जाती, पानी नहीं है, पानी है तो अस्पताल में दवा नहीं है, दवा है तो हम तो जो बात कर रहे हैं वो तो इतना कॉन्क्रीट हमारा मुसवदा है 16 पॉइंट है कि जो मेरे दुश्मन के घर के भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है, जो मेरे मुखालफिन के घर की भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है। तो वो, और कोई एक ऐसी बात नहीं है जिसको हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर रहे होंगे ये बात ठीक है। नंबर 1, कोई एक ऐसी बात नहीं जो कि डूएबल नहीं है, हर बात डूएबल है। हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे। अगर मैं कह रहा हूँ कि K4 फेज 2 लॉन्च करो, तो मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई ये होगा कैसे। देखो, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमसे ये शहर बनवाया। हम ही वो लोग हैं जिनको पता है कि शहर दोबारा बनेगा और ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो हमने तो जो 16 पॉइंट दिए हैं, मैं तो एक इशू हमने उसके लिए प्रैक्टिकल 18 दिनों का धरना दिया है भाई। सही। अच्छा, तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से प्रैक्टिकली आपकी कुछ, यानी ये भी एक उन्होंने तजवीज़ दी जमात ने कि जी फौज के हवाले कर दिया जाए इदारे को। नहीं, वो हल नहीं, आपने पार्टनर्स इन क्राइम है सिंध गवर्नमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट, तो ये फौज के हवाले कर दें? नहीं, ये हल नहीं, ये हल नहीं है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं मुस्तफा कमाल साहब से, कराची के अमन-ओ-अमान। और फिर मैंने जिस तरह कहा कि असल में इनका आगे का पॉलिटिकल क्या इस पर लाएअमल है, रमज़ान मुबारक के बाद या रमज़ान में ही, ईद के बाद क्या कोई नई तहरीक या किस तरह से आगे लेके जाएंगे इन 16 पॉइंट्स को? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा। बच्चे हैं, मेरे पास औरतें हैं, मैंने पत्थर नहीं मारा, ये तो रेड जोन भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने निहत्ते लोगों पर, खवातीन और बच्चों के ऊपर किस तरह से शेलिंग की गई, किस तरह गोलियां चलाई, किस तरीके से जो है वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहे हो, आप देख रहे हैं बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे। मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में। आज दुनिया भर के लोगों ने ये देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची की एक गली में फैला दिया है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। मुस्तफा कमाल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, कराची के अमन-ओ-अमान पर आते हुए कल भी रेंजर्स की कार्रवाई हुई थी नॉर्थ कराची में, उन्होंने असला बरामद किया और ये कोई पहली बार नहीं था, कोई पता नहीं कितने एपिसोड्स हो चुके हैं। कल MQM लंदन का नाम लेके कहा गया सारा असला मिला। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि असला पकड़ा जा रहा है लेकिन असले वाले पकड़े नहीं जा रहे। ये मुस्तफा कमाल साहब, इस पर आपका तज्जिया या तबसरा कुछ करना चाहेंगे, क्या बात है? वो नहीं तो अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बता पाएंगी कि जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे, लेकिन लोग भी पकड़े जा रहे हैं। खैर ऐसा नहीं कि लोग तो बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं।
और उसमें पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उसकी मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि जब वो ऑपरेशन करने गए वहाँ पे तो क्या वहाँ के वो बंद घर था या किसी ऐसी खाली जगह से उन्होंने नॉर्थ कराची में ईदगाह ग्राउंड के पास, वहाँ सब ग्राउंड में तो घर वो बंदा नहीं रुका होगा वहाँ पे, या तो उन्होंने किसी को पहले पकड़ा होगा वो लेकर गया होगा यहाँ पे, ये ऐसे ही हो सकता है। सही। ऐसे एक बात इसमें ये भी की जाती है कि उज़ैर बलोच ने JIT में कहा था कि जब कराची से भागे थे तो असलम डंप करके चले गए थे यहाँ से, तो बहुत से लोग कहीं ये कोई वही असला तो नहीं है जो उज़ैर बलोच डंप करके गया था, अब निकल अब रहा है और फिर उस पर MKM का नाम आ जाता है, ये तो नहीं है? अब ये तो देखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही बता पाएंगे, मेरे पास तो इसका कोई जो है वो एक्सेस, मैं वैसे ही बैठकर बात करूँ, मुझे पास इस एक्सेस और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास। लेकिन कराची के अमन अमान को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं, यानी आपको लगता है अब बिलखुसूस रमजान में स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ चुके हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए कि जो वो हाँ कमी जरूर आई है, बहुत सारी चीज़ उसमें फ़र्क आया है, लेकिन ये कि इंसान मुतमईन हो जाए, नहीं, मुतमईन उस वक्त होगा जब कम्युनिटीज़ आपस में मिल जाएंगी, जब यहाँ पर कोई इस तरह की डिवाइड नहीं रहेगी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन और जहाँ पर पानी आएगा, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा, यहाँ पर सड़कें बनेंगी, यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी, जब जाकर हतमी अमन आ सकता है। वरना अगर कोई कहेगा ऑपरेशन से अमन आ जाएगा, लोग गायब हो जाएंगे, लोग पकड़े जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से अमन, हतमी अमन उस रास्ते से आएगा जब आप कम्युनिटीज़ को, लोगों को, कराची के रहने वालों को अमन देंगे, इंसाफ देंगे, बात करेंगे और उनको नई एक राहें देंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, एक मौका देंगे, जिससे अमन आएगा। तो मतलब अगर आप, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से मुलाकात होती रहती है, मैं अगर क्योंकि बजट की हमने बात भी की थी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिहाज से अमन और अमान पर आपने कहा नहीं है, तो सर मैं क्योंकि वफाकी हुकूमत ही दावा करती है कि हमने उस एनवायरनमेंट को, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को उस जगह पे पहुंचा दिया कि लोग बड़े बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने को तैयार हो गए कराची में, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इज दिस रियली द सिचुएशन या फिर ये ग्राउंड रियलिटी है? आपके इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियल से क्या वो कहते हैं हाँ जी मुस्तफा साहब हम इतने तैयार हो गए कि हम 10 करोड़ रुपए का एक पावर प्लांट या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ के लिए, इस लेवल पे अभी तो ये कंडीशन नहीं है, इसलिए कि जहाँ पर 16 घंटे बिजली नहीं हो, जहाँ पर बिजली की कीमत जो है पूरे पाकिस्तान में कराची की बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा हो, कोई आगे का पुरसाने हाल ना हो, जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर फैक्ट्रीज के आगे जो है वो गटर का पानी सारा बह रहा हो, तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है। वो हार्डली खुद को सर्वाइव करवा रहे हैं, हार्डली सर्वाइव कर रहे हैं, सारी चीज़ों में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। वो भत्ताखोरी, किडनैपिंग की मिसाल देखे कि उसमें कमी हुई है, इस बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो गया, वो ये कहते हैं जिस वक्त हुई होगी भत्ताखोरी और किडनैपिंग को तो उन्होंने अपनी कॉस्ट और बिजनेस में नहीं रखा होगा ना, वो तो एक सानिया है। कॉस्ट को तो उन्होंने रखा होगा बिजली की कीमत को, अपनी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी पानी की कीमत, उनको कॉस्ट पे रखा होगा। वो बेसिक चीज़ें तो जो है वो है नहीं। फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती चली जा रही है, जो कि अल्टीमेटली जो है वो आपके पीस को ख़राब करेगी, आपके अमन को ख़राब करेगी। तो मुझे तो कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं लगता कि जिससे मैं कहूँ कि नहीं प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या राइट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, आप मेयर रह चुके हैं, मेयर एक वसीम अख्तर अभी हैं इस वक्त, मैं जितनी बार भी उनका बयान सुनता हूँ, इंटरव्यू सुनता हूँ, किताब सुनता हूँ, कहीं भी सुनता हूँ, उनका एक ही लफ्ज़ सुनता हूँ कि इख्तियारात नहीं है। मैं आपसे लॉजिकली समझना चाहता हूं कानूनी तौर पर भी कि मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त जब आप मेयर थे और आज जो वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, कानून में क्या फ़र्क आया है कि मतलब एक प्रैक्टिकली के इतने ज़्यादा बेख्तियार हो गए हैं कि वो रोते ही रहते हैं पूरे दिन? वजह यानी वो प्रैक्टिकली सही रोते हैं या वो सियासी रोते हैं, क्या मसला है? आपको जो बातें आपको किताब में नहीं मिलेंगी वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही मैं चाह रहा हूँ ना, वो तो मिल जाएंगी, वो तो आपको क्या लगता है? वो किताब में जो बातें नहीं मिलेंगी वो मिलेंगी, वो उसमें, और जो मैं आपको बता सकता हूँ उसमें बता सकता हूँ 3 अरब रुपए की डिस्ट्रिक्ट ADP की है उन्होंने, 6% कमीशन लिया उन्होंने। अच्छा, इस कमीशन लेने का इख्तियार है, उनसे पूछो कि कमीशन लेने का इख्तियार है। इस हर क्वार्टरली होता है, 70 करोड़ रुपए की वो करते हैं, टेंडर्स करते हैं, काम देते हैं। 50 लोगों के सामने बैठकर 6% ओपन कमीशन मांग रहा है मेयर हैं, और इसका इख्तियार है उसके जो उस शहर में जहाँ पर एक रुपए जो है कीमती है, नफ्सा नफ्ती का आलम है, और वहाँ पर वो कमीशन मांग रहा है। तो जब वो कमीशन 6% मांग रहा है तो ठेकेदार अपने पास तो नहीं देगा, फिर उसका अकाउंटेंट भी कमीशन लेगा, उसके DCO भी कमीशन ले, उसके ऑफिसर भी कमीशन लेंगे, ये तो फिर जो है वो आधा पैसा तो बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे, तो क्या लगेगा? तो इसका, और ये मैं टीवी पे बैठ रहा बोल रहा हूँ, आ जाए मुझे कोर्ट में ले चले, मैं चैलेंज कर 6% कमीशन, ये तो मैं कह चुका हूँ, ये तो मैं पुरानी बात। ये ठेकों पे दूसरी बात, अच्छा, इख्तियारात नहीं है, मान लेते हैं इख्तियार। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे पहले तो ये इख्तियारात गए कब? तो तुम्हारी पार्टी MPA थी, MNA थी, गवर्नर थी, वजीर थे, तुम्हारा लीडर था, तुम ये इख्तियारात जब एक जा रहा था तुम लोग निकले क्यों नहीं? लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला? उस वक्त तो तुम्हारा लीडर जो है वो अपने
शनाख्ती कार्ड के ना मिलने पर लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी से लोगों को रोड पर निकालता था। किसी एंकर ने उसको कुछ प्रोग्राम नहीं किया उसके साथ, उसके लिए लोगों को रोड पर निकालता था। इमरान खान ने बयान दे दिया, उसके खिलाफ लोग लूट रहे थे, यहाँ पर शहर लूट रहा था, इख्तियारात छिन रहे थे। किसी एक दफ़ा भी लोगों को रोड पर निकाला, लेकर आए लोगों को रोड पर निकालते। अभी शहर में देखता कैसे इख्तियार नंबर 1। तो इख्तियारात गए कब भाई? क्या तुम चांद पे गए हुए थे लॉलीपॉप मुंह में लेके? तुम सो रहे थे, कहाँ थे तुम जब इख्तियार गए नंबर 1? अच्छा भाई इख्तियारात नहीं है, ये भी छोड़ देते। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको पता था कि इख्तियारात नहीं है, तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा लोगों को कि यार लोगों मुझे वोट तो दे रहे हो, काम का नहीं बोलना, इसलिए कि इख्तियारात नहीं है मेरे पास। उस वक्त तो कहते आप आसमान से तारे तोड़ कर लेकर आए, भले इख्तियारात हो ना हो, पैसे हो ना हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर लेकर आएंगे, ये करेंगे, झूठ बोला। अच्छा आज मान, अब इसको भी छोड़ देते, इख्तियारात नहीं है हमें, आपको पता चल गया इख्तियारात नहीं है, तो 4 साल तक भाई तू यही करता रहेगा, इख्तियारात नहीं, छोड़ दे, तो छोड़ के चला जाए यार, रिजाइन कर, लात मार, इख्तियारात नहीं है। लोगों को बोलो भाई लोगों जो तुम चाहो अपना फैसला कर लो, मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। सही, वो नहीं छोड़ेंगे। तो भाई ये सब ड्रामेबाजी है, इन्होंने हराम कमाना है, नोट कमाने हैं, इतने इख्तियारात हैं कि नोट कमा रहे हैं, ठीक है, इतने इख्तियारात हैं कि हराम कमा रहे हैं, शहर को और लूट रहे हैं। और इनके पास इख्तियारात हों, जो हम तो खैर हमने अपने 16 मुतालबात में से 8 मुतालबात हुए हैं जो इसके लिए इख्तियारात मांगे हमने, इसके ऑफिस के लिए हैं, हमने इसके ऑफिस के लिए इख्तियारात मांगे, इसलिए कि मैं कराची के लोगों से तो दुश्मनी नहीं करूँगा, उस ऑफिस को तो इख्तियार आज ये है, कल कोई और होगा वहाँ पर, उस ऑफिस को इख्तियार होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी दे दी कि ये इनका ये कहना जचता ही नहीं है, ये हराम, ये रिश्वत खा रहे हैं, ये इनको पता था सारा कि नहीं है, इनके सामने इख्तियारात गए, ये अपने उन्होंने हाथों से दिए अपनी क्राइम को बचाने के लिए। आज इनको पता चल गया इख्तियारात नहीं है, भाई छोड़ दो, रिजाइन कर दो, वो लोगों को वापस दो, लोग खुद समझ लेंगे। आज रिजाइन करने वाले बनो, देखो हुकूमत कैसे तुम्हें इख्तियारात देती है। अच्छा एक चीज़ मुस्तफा कमाल साहब, जो एज एन ऑब्जर्वर मैंने देखा कि आप जब आए, आपने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया, 22 अगस्त की तकरीर हुई, उनकी पॉलिटिकल डेथ हो गई, यानी आपने टारगेट आप एक लेके चले। गवर्नर सिंध एक्स इशरतुल इबाद साहब, आपने आवाज़ उठाई, मतलब कोई मैं नहीं देख रहा था सियासी जमात, फिर थोड़े दिन बाद देखा इशरतुल इबाद साहब। अब ये कोइंसिडेंस है या जो भी आपकी आवाज़ उठाने से इफेक्टिवनेस, सर आज मतलब आप पॉलिटिकली टारगेट मुस्तफा कमाल साहब कोई जहन में, यानी मतलब आप एक्सपोज करने के लिए सिंध गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आप अल्ताफ हुसैन साहब कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर हम झूठ नहीं बोले, नंबर 1 इन सारी चीज़ों में मुस्तफा कमाल के पास कुछ भी नहीं है। मुस्तफा कमाल के पास अपनी जान है, मुस्तफा कमाल झूठ नहीं बोल रहा। हमने आने के बाद ना अल्ताफ हुसैन के बारे में झूठ कहा, बल्कि हमने तो सच भी सारा सच भी नहीं कहा ना, हमने गवर्नर के बारे में सारा सच कहा है, बहुत थोड़े, और वो भी उस वक्त तक जब लोगों का नुकसान होने लगा, जब लोगों को की गर्दन पे उन्होंने पैर रख दी अपने हरकतों, अपने करतूतों की वजह से। ये अवामुन नास को, खल्क को, अल्लाह की मखलूक को एक ऐसी खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ तो उसकी वापसी मुश्किल नहीं। इस वजह से मैंने आवाज़ बुलंद की, इतने खोखले शैलो लोग हैं, वही मैं कह रहा हूं, आपने की आवाज़ बुलंद कि गिर गए, सर गिर गए, अल्लाह ने गिरा दिया। किसको गिराने, मतलब कोई प्लान जहन में उस पर कोई? सर देखो मैं तो हक और सच के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, लोगों के हुकूक के लिए बात करता रहूँगा, मैंने आखिरी सांसों तक यही करना है। मेरा मैं इरादा करके या नियत करके, मैं टारगेट करके किसी के खिलाफ या किसी की हिमायत में बात नहीं करता। मैं तो इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ, जहाँ पर लोगों के मसाइल होंगे, जहाँ पर लोग उसको, जहाँ जो भी उसके ऊपर ज्यादती कर रहा होगा, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। 16 पॉइंट्स को लेकर आगे लाएमल क्या होगा, यानी अभी रमज़ान में या इसके बाद क्या कराची शहर बंद करना भी एक ऑप्शंस में है, उसको हड़ताल या इस तरह के कोई कॉल देना, ये क्या है? लोग बंद करेंगे, मैंने 2 लोगों के सामने हम खुली किताब की तरह हमने अपने आप को पेश कर दिया। लोग अगर इन मसाइल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके मसाइल हैं और समझते हैं कि मसाइल हैं, तो लोगों को अपनी आवाज़ उठानी, मेरी आवाज़ के साथ उनको आवाज़ मिलानी पड़ेगी। मैं हथियार बरदार जत्थे तो बनाऊंगा नहीं, ना मैं अपने लोगों को हथियार दूंगा, मैं तो आगे फ्रंट लाइन पे हर किसी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ लोगों के साथ। आपको पता है कि 2 तरीके हैं इख्तियारात और वसाइल और चीज़ों का, या तो आप वोट के ज़रिए आप पावर दें और अपने मुंतखब नुमाइंदे ऐसे चुनें कि जो जाकर आपके मसाइल को हल करें और ये मसाइल पैदा ना होने दें। आज हमारे पास तो वो इलेक्शन नहीं हुए हुए, आज हमारे पास तो क्या हम आज मरते रहें पानी से बगैर, बिजली के बगैर, दवा के बगैर, तालीम के बगैर? तो आज अगर हमें अपने मसाइल को उठना, तो ये लोग तो नहीं उठाएंगे, तो आपको हमारे साथ ही खड़ा होना चाहिए। और
पाक सरजमीन पार्टी नहीं कह रही कि वो जो है वो शहर बंद करेगी, लोगों को शहर बंद करना पड़ेगा। लोग उठें और शहर बंद करेंगे, जहां से जिस शहर से उनको वो 70% रेवेन्यू कमा कर दे रहे हैं और शहर में उनको पीने का पानी ना मिले, तो वो शहर फिर जो है वो कैसे हुकूमत को वो बावर कराएंगे कि उनको उनकी बात माननी है, सुननी है। तो जब लोग हम तो कह रहे हैं भाई लोगों तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहो कि नहीं हमें रैली निकालना है, हमें बाहर निकलना है, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ निकलने के लिए। तुम कहो कि शहर बंद करना है, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूं। तुम कहो कि नहीं अभी मुझे इंतजार करना है, मेरे अंदर सब्र है, अभी मुझे कोई मसला नहीं है, इलेक्शन में जब इलेक्शन आएंगे तो आपको वोट देंगे और फिर उसके बाद आप मैं आराम से बैठा। तो ये लोगों का फीडबैक या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का जो प्रोसेस है ये आप स्टार्ट कर चुके हैं, इन प्रोसेस हैं, फॉर्मूला डिसीजन हो चुका है क्या? हमारा काम तो रोजाना चल रहा है। अच्छा। हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन हर दिन हमारी बढ़ रही है, हमारा काम तो रोजाना चल रहा है। हम अपनी तो ऐसा सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह ताला किसी दिन कि लोग फिर देखते रह जाएंगे। यानी ये सरप्राइज हो सकता है ये कराची, यानी जो लोग डिसाइड करेंगे आप कह रहे हैं वो लोग हमने अपने तमाम अमाल लोगों के सामने रख दिए। हम बैठ भी गए, धरने पे बैठ के सबने सबको हमने रैली निकाली। वो मुस्तक़िल मतलब वही तनकीद फिर आप पे कि अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 या MQM या फिर आपकी जमात, वो जो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का जो इल्ज़ाम है कि वो भी शहर बंद करते थे, वो कहते हैं अवाम ने बंद कर दिया, शहर गुस्से में आए। तो वही नहीं बात हो जाएगी कि अवाम ने शहर बंद कर दिया, अपने हुकूक के लिए बंद किया, कॉज कुछ और है लेकिन बंद हो गया कराची शहर। तो एक तो मुझ पर, मैं तो नहीं बंद कर रहा ना, एक तो मुझ पर ये इल्ज़ाम है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है नंबर 1। तो मैं आगे जाता हूँ कि अगर मैं अल्ताफ हुसैन वाला सीन होता तो ये जब आप मुझ पर शेल मार रहे थे, आप मेरे बच्चों पे औरतों पे शेल बरसा रहे थे, तो कराची जला रहे होते हैं पूरा। ठीक है, हमने पत्ता नहीं तोड़ा हमने पत्ता, हमने किसी को गाली बकी, किसी मीडिया चैनल पे घुस गए हैं, कुछ किया हमने, खुद गिरफ्तार हो गए, सब चीज़ हो गई। यही सारी चीज़ें तो कंपैरिजन में अमन सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग ये बात कर उसको वो मुझे हल बता दें कि मुझे पानी कैसे चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा पानी। जो बताते मैं वो कर लूँगा। मुझे शहर में मुझे पीने का पानी चाहिए, कुछ नहीं करते, मुझे हल बता दें मुझे पानी कैसे मिलेगा। मुझे शहर में 3 महीने के बाद बल्दिया टाउन में 1 दिन के लिए पानी आ रहा है, 24 घंटे के बाद औरंगी में 1 घंटे के लिए पानी आ रहा है। हाँ, मुझे अस्पताल में दवा नहीं, मुझे कैसे मिलेंगी चीज़ें, मुझे बता दें, मैं वो कर लेता हूँ। मुझे क्या शौक है यार, मुझे अपने ऊपर बुराई लूँ, मुझे तरीक़ेकार बता दें। जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं वो मुझे पानी दे दें, या मुझे तरीक़ेकार बता दें, या मुझे कहेंगे नहीं अभी मरो, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, अभी तुम्हें जो वो चीखना नहीं। तो लास्टली क्योंकि मैं जाते हमने पूरी बात तो कर ली है पाकिस्तान के तकरीबन पूरे मुल्क के मसाइल के, फाइनेंशियल कराची के, सियासी तौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब अब काफ़ी टफ टाइम्स पनामा JIT के बाद शुरू हो चुके हैं। हर दिन एक नया इंकशाफ, एक नई लीक हो रही है, कभी इमरान खान साहब, कभी हुसैन नवाज, कभी कुछ हो रहा है। अजीब सा एक कशमकश की सूरत हाल है। किधर आपकी पार्टी खड़ी है, यानी किधर, किसके साथ या किसके खिलाफ, कहाँ खड़े हैं? नहीं, अभी ये कोर्ट इशू चल रहा है, JIT चल रही है, इसमें मेरी पार्टी क्या कर सकती है खिलाफ या इसी पे सियासत हो रही है ना? नहीं, हम तो नहीं कर रहे इस वाली बात। जब ये सारा उरूज पे चल रहा था, आपको पता, हम तो धरना देके बैठे थे पानी के ऊपर जी, स्कूल के ऊपर, तालीम के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर। हमारी सियासत टोटल अवामी मसाइल के ऊपर है। लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल ठीक होगा, पाकिस्तान ठीक होगा। हम रिटोरिक्स पे सियासत नहीं करने वाले। एक वज़ीर आज़म जाएगा, दूसरा आएगा, रिफॉर्म्स की कोई बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इदारों को बनाने की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, डिवोल्यूशन की कोई बात करेगा मैं अपने दुश्मन के भी साथ खड़ा हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए, पनामा लीक है, मैं कहता हूँ अगर पनामा लीक का मसला नहीं उठता तो क्या मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा था? नहीं, मुल्क में तो सब ठीक नहीं चल रहा था, तो वज़ीर आज़म फिर के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और उनके जाने से क्या मसला हो जाएगा? 50,000 बच्चे मर रहे हैं आपके मुल्क में, भूख और प्यास से, 2 से 7 साल की उम्र है। 1 करोड़ बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। 2.5 करोड़ बच्चे आपके मुल्क में स्कूल ही नहीं जा रहे। ये आप कहते हैं CPEC बना रहे हैं, बस CPEC तो खा जाएंगे बच्चे। ये 1 करोड़ बच्चे जो भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है और आपके पास अपने बड़ों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के लिए कहां से लेकर जाएंगे? तो आप कैसे किधर? तो क्या इन चीजों पे वज़ीर आज़म को घर नहीं जाना चाहिए? तो ये इश्यूज हैं मेरे, जिसके ऊपर किसी को जाना चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट में वज़ीर इसके ऊपर करें, मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो यानी ये सही अवाम के इशूज़ के साथ खड़े हैं। फिर बहुत शुक्रिया आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और क्योंकि सिंध के मसाइल, कराची के बिलखुसूस और फिर पूरे पाकिस्तान के मसाइल, PSP कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है, इसको आगे क्या लाहेमल अपनाना है, दहशतगर्दी का मसला, कराची शहर का मसला, माशी मसला, मेयर के इख्तियारात का मसला, सिंध हुकूमत और वफाक की टसल का मसला। फॉर फीडबैक, फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।